दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर पार्ट नंबर 38 और इससे पहले हम 137 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स सीरियल वाइज मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल इसलिए पार्ट्स होने वाले हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उनके बारे में भी हम समझते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर चित्र से समझने वाला है तो भी हम उसको उसके माध्यम से समझते हैं। साथ ही हम ये भी बताते हैं कि कोई क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। पहला क्वेश्चन है आज का। एक फोटो की ओर संकेत देते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पति की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। यानी कि देखो, इस महिला यानी कि संकेत हो रहा है किसी महिला की तरफ, और महिला ने क्या किया, मेरे पिता। तो आप बताओ, अगर आप हैं और ये मान लो कि आप हो, आपके जो पिताजी होंगे यानी कि फादर होंगे, उसकी इकलौती पुत्री, तो आप बताओ आपके पिताजी की इकलौती जो पुत्री होगी वो आपकी बहन ही तो होगी, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर सिस्टर, और ये है प्लस, तो ये आपकी सिस्टर हो गई। अब कह रहा है कि इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया है, और यहाँ पर तो आपकी कोई मान लो कि इकलौती पुत्री यानी कि इनके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, ये आपकी सिस्टर। और कह रहा है कि भाई का जन्म, तो आपकी सिस्टर का जो भाई होगा वो कौन होगा, तो वो पुत्र ही तो कहलाएगा। पूछा ही जा रहा है सचित का उस महिला के पति से क्या संबंध है, यानी कि अगर कोई महिला है, मान लो कि ये महिला है, और इस महिला का संबंध इससे क्या है, इससे जिसको जन्म दिया, तो क्या होगा, उसका पुत्र ही तो होगा। ठीक है, तो भाई ये इसकी मदर होंगी और ये इसके फादर। तो फादर का पूछा जा रहा है, महिला के पति का, पति मतलब एफ, और एफ की भी वो संतान होगी जो एम की होगी, यानी कि मदर की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा करेक्ट, वो उनका पुत्र कहलाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों खेती है। ठीक है, असंगठित का मतलब होता है कि जिसमें सरकार का कोई कब्जा नहीं होता, यानी कि पूर्ण रूप से वो सरकारी नहीं होती है, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो होती असंगठित। जैसे देखो, पुलिस जो है वो सरकार के अंडर में आती है, सरकारी होती है। बैंक कर्मी या बैंक जो भी सरकार के अंडर में होती है, सरकारी जितनी भी नौकरियां होती हैं वो संगठित क्षेत्र में आती हैं। जबकि खेती जो है दोस्तों, वो खेती किसान के अंडर में होती है, क्योंकि उसका जो मेन भूस्वामी होता है, मेन मालिक होता है, वो होता है खेती वाला। तो ये होता है ऑप्शन दूसरा, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, अगर संगठित पूछ ले तो आप घबराना नहीं, कर देना इसका उल्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, दो वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो देखो, दो वर्गों के परिमाप बोला जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, इस टाइप के हैं। अब इनका परिमाप, परिमाप का मतलब है कि ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 48 है। अब आप बताओ कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर 48 को मैं 4 भागों में डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 12, तो ये भुजा 12 हो जाएगी, और ये भी 12 और ये भी 12, यानी कि ऐसे ऐसे करके सारी भुजाएं 12-12 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ठीक वैसे ही आप देखो कि जो भी परिमाप दिया है और भुजा निकालने के लिए आप उसमें सबसे पहले जो भी दिया हो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 यहाँ पर क्या आ गया, 12, यानी कि एक जो भुजा है पहले वर्ग की वो है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। दूसरे को भी हम करेंगे तो 60 भागे 4 करेंगे, यानी कि 15 आएगा। तो 15 सेंटीमीटर, 15-15 करके चारों भुजाएं हो जाएंगी दूसरे वाले वर्ग की। अब पूछा जा रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप हमें बताना है जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। तो पहले इनका क्षेत्रफल देखो, तो 15 क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर, अंतर यानी कि माइनस, और दूसरी वाले क्षेत्रफल को देखना है तो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15 करेंगे तो आ जाएगा 225, और माइनस 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। तो इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, और यहाँ 12 में से 4 गया तो आ जाएगा 8, और 1 में कुछ नहीं, यानी कि 81 आएगा। ये क्या होगा, इसका अंतर कहलाएगा। अब ये तो देखो, ये अंतर हमारा है 81,
और यही अंतर इसका क्षेत्रफल है। तो मैं पूरा हटा के डायरेक्ट 81 को याद रखता हूँ, आप भी याद रखना इसको, ठीक है। तो ये हो गया 81। ऐसे मान लो कि अगला वाला कुछ इस टाइप का बना रहा होगा, इसका क्षेत्रफल है 81। तो आप बताओ कि ये 81 क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा का मतलब अंडर रूट कर दो। भाई अगर हमें बताना है भुजा उसकी, तो भुजा बराबर क्या होता है कि वहां पर जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया का अंडर रूट कर दो। तो 81 था और 81 का करेंगे तो आ जाएगा 9। इसका मतलब इसकी भुजाएं हो जाएंगी सारी 9 9 करके, ये और ये ऐसे करके हो जाएंगी। समझ गए? अब इसी का परिमाप बताना है, ठीक है। तो अगर परिमाप निकालने के लिए भुजा गुणे 4 कर दो, भुजा है 9 गुणे 4, तो 4 नहीं है 36, तो 36 सेंटीमीटर से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देख रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको जरा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ही है। तो 20% हानि पर बेची जाती है, प्रभावी लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि बताना इस पूरे लेन देन में हानि हुई कि लाभ, कितने प्रतिशत की हुई ये बताना है। तो देखो पहला क्या है, 20% का लाभ। तो मान लेता हूं मैं ए की वस्तु ए है और दूसरी वाली है बी। अब 20% लाभ पर बेची जाती है, तो मैं इसको कहता हूं कि अगर ये 100 रुपए की खरीदी गई होगी, यानी कि सीपी रहा होगा 100 रुपए और 20% का लाभ लिया होगा, तो 120 रुपए की बेच दी गई होगी, यानी कि एसपी हो गया हमारा 120। अब यही वाला एसपी कह रहा है जिसका विक्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य इसका तो 120 है, तो ये सीपी बन जाएगा दूसरी वाली वस्तु का, यानी कि 120। अब यही कह रहा है कि 20% हानि पर बेची जाती है। ये वाली जो 120 की खरीद कर लाए हैं वो 20% की हानि पर बेच दिया हमने, तो कितने रुपए की बिकी होगी? तो निकाल लो पहले। तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, और एक कम ही हो गई है तो 4/5। ये दे रहा है सीपी, और सीपी हमारा कितना था 5। तो 5 की वैल्यू हमारे हिसाब से 120 हो जाएगी। तो काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 हो जाएगा। और एक की वैल्यू 24, तो 4 की वैल्यू 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, यानी कि 96 रुपए की इस वस्तु को बेचा गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब टोटल हमें बताना है कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुई। तो हमें लाभ या हानि बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल देखो खरीदा कितने रुपए का, तो 120 इसमें लगाए होंगे, 100 रुपए इसमें लगाए खरीदने में और 120 इसमें, यानी कितने लगाए होंगे? तो 100 प्लस 120 यानी कि हो जाएगा 220। तो 220 रुपए लगाए उसने, और मिले उसको कितने रुपए? 120 रुपए और 96 रुपए, यानी कि कितने रुपए कम हो गए? 4 रुपए कम हो गए। या अगर आपको आ रहा है तो आप टोटल सीपी में से टोटल एसपी घटा देंगे, यानी कि 120 प्लस 96 जो भी आएगा उसमें से आप 220 घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पूरा हटाकर सिर्फ इतनी वैल्यू नोट कर लेता हूं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप बाद में भी देख सकते हो। तो मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, और इसके बाद फिर काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एक कम 2 एक कम, ये आ जाएगा 20/11। इसको भी काटिए, 11 से कटेगा पॉइंट में लगभग, तो 11 एक कम 11, यहाँ पर भी 11 एक कम 11। अब ये बचाएगा 9, छोटा है तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। 11 अट्ठे 88, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो 1.8% का क्या हुआ उसको? हानि हुई। लाभ नहीं हुआ, हानि हुई। तो 1.8% ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें दोनों दे के रखा था, 1.8 हानि भी और 1.8 लाभ भी। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप चूकते हैं तो गलत कर सकते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 17.5, 42 एंड 14 का मासापा यानी कि एचसीएफ बताना है। तो देखो जब पॉइंट में आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ। सबसे पहले ऑप्शन में आपको सबसे पहले वो नंबर लेना है जो सबसे बड़ा हो। तो ऑप्शन में सबसे बड़ा है 70। तो आप बताओ कि अगर मैं पॉइंट थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूं तो यहाँ पर 42/70 है, तो क्या ये कट जाएगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। देखो 7 छंग 42, 6/10 आएगा, फिर भी ये नहीं कटेगा। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ इसका नहीं होगा। तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इससे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी तो 70 थी, अब इससे छोटी वैल्यू लो, क्या है 7। तो 7 को चेक करो कट रहा है,
तो 42, 7 छंग 42 पूरा कट गया, और 14 को भी काटो 7 से, 7 दूनी 14 ये भी कट गया, बचा पॉइंट वाला, तो 17.5 अपान में 7 है, इसको भी काटो, 7 एकम 7, और यहाँ पर भी 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 3, पॉइंट लगा दो तो ये 35 हो जाएगा, 7 पना 35 यानी कि 2.5 ये भी पूरा कट रहा है, लेकिन किससे कटेगा, 7 से कट रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन 7 जो आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो आंसर देख रखा था वो गलत था, यहाँ पर 0.7 दिया था जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो पहला होना चाहिए था 7। ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है और इसमें सीरीज दे के रखी है, इसमें आगे बताना है क्या आएगा। तो पहले देखो 0 है तो 0 थोड़ी देर के लिए मान लो कि छोड़ दो, कोई बात नहीं। 1 है, 1 को देखो अगर मैं कहता हूं कि 0 है तो 0 के बाद आएगा 1, 1 का क्यूब करिए तो 1 ही आएगा, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, देखो 8 आ रहा है। फिर इसके बाद 3 का करिए यानी कि 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो 3 3 का 9, 3 27 यानी कि क्या आ रहा है, क्यूब क्यूब चल रहा है 27, देखो यहाँ भी 27 आ रहा है। आप बताओ कि 0 1 2 3 तो अब आगे क्या आएगा, आप कहेंगे 4, तो 4 का क्यूब करिए तो 4 चौको 16 और गुणे में 4, 16 चौको 64 हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो ये थे दोस्तों मारिया द्राघी। लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर नहीं दोगे, अब इसका जो 2024 के हिसाब से आप आंसर देंगे, 25 के हिसाब से, वो आपको बोलना है जॉर्जिया मेलोनी, राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी। और प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रेसिडेंट है सर्जियो मटरेला, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों मिलकर एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी टोटल काम कितना करता है ये देखते हैं। तो पहले देखो 6 घंटे लगातार करता है, कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 दहाम 60 यानी कि 60 तो काम वो कर डालता है। वहीं अगला जो क्यू है ये क्यू करता है 10 घंटे पर डे, और कितने दिन में, 9 दिन में कर डालता है, तो 9 दिन में, यानी कि टोटल हो गया इसके द्वारा किया हुआ 90। अब इनकी एक हिसाब से क्षमता अगर हम निकालना चाहें तो 60 और 90, तो मैं इसको हटा देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ 60 और 90। तो अब देखो इसका अगर आप एलसीएम लोगे 60 90 का तो आ जाएगा 180। तो टोटल काम आप कहेंगे कि 180 है। इनकी क्षमता निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 3 18 यानी कि 3 बार में जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। वहीं पर 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। अब देखो पी की जो कैपेसिटी है वो है 3 और क्यू की है 2। अब बताना क्या है कि दोनों मिलकर काम करते हैं लेकिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो हर घंटे तो ये 3 काम करता है और क्यू हर घंटे 2 काम करता है। तो पहले देखो टोटल काम 180, इसके बाद 6 घंटे तक करते हैं, तो 3 ये करेगा दूसरा वाला और दूसरा वाला करेगा 2, 3 2 5, कितने दिन तक करना है इनको, 6 घंटे पर डे करना है। तो आप देख लो ये हो जाएगा 180 बटे में 3 2 5 और 5 6 का 30 हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 3 एकम 0 0 कट गया, 3 एकम 3 3 6 18, यानी कि 6 दिन में हो जाएगा दोस्तों काम, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 7 प्लस 2 रूट 5 अपान 11 प्लस 3 रूट 5 इक्वल a प्लस बी रूट 5 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले तो इसको इस फॉर्म पे बनाना है हमें कि a प्लस बी के फॉर्म में बन जाए। तो पहले देखो जो भी लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लिखा है 7 प्लस का 2 रूट 5, मैं इसको पूरा नोट करता हूँ, ये नोट कर दिया। अब देखो नीचे जब कभी प्लस लगा हो तो हम ऊपर साइन से यानी कि इसका अपोजिट से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा 11 माइनस का 3 अंडर रूट में 5 और अपान में नीचे आ जाएगा 11 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होता है यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले तो एक काम करते हैं, हम नीचे वाले को सॉल्व कर लें ताकि जगह भी कम है और काम भी हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 11 को a मानूं और 3 रूट 5 को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर जो कि 121 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 5 अंडर रूट 5 के करेंगे तो 5, यानी कि 9 पना 45 आ जाएगा।
ठीक है भाई, देखो 3 त्रिका 9 और 9 पन्ना 45। 121 में से 45 घटा दीजिए, तो 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, और फिर 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 76 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा 76, ये फिक्स हो गया। तो मैं इस पूरे को हटाकर यहाँ से यहाँ तक केवल 76 लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, ठीक है, तो नीचे 76 है, इसको आप याद रखेंगे, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ, 7 का 11 में करो तो 77 हो जाएगा, माइनस का 3 सत्ते 21, 21 रूट का 5 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर लिखा था प्लस, तो 11 सत्ते 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 अंडर रूट में 5 है तो ये वही रहेगा, फिर माइनस लगा दो, फिर 2 3 6 और 6 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अब देखो तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 77 माइनस और 21 22, यानी कि 22 रूट 5 में 21 हटा दो तो केवल रूट 5 बचेगा हमारे पास, और 5 6 का हो जाएगा 30। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 77 में से आप 30 हटा दो क्योंकि माइनस का 30 है, तो कितना बचेगा 40 30 70, यानी कि 47 माइनस का रूट 5 बचेगा, ये आ जाएगी, ये अंडर रूट 5 है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इतना देखो। तो अब जो हमारी कंप्लीट वैल्यू बनेगी मैं इसको बना लेता हूँ, ये वाला आप नोट कर लीजिए, 47 माइनस का रूट 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 47 माइनस का अंडर रूट में 5 और अपान में हो जाएगा 76, जो कि यहाँ लिख के रखा था। अब देखो हमें a प्लस बी के फॉर्म पे बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 47 अपान में 76, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस का रूट 5। दोस्तों यहाँ पर प्लस का होगा, आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए क्योंकि वैल्यू वही रहेगी, और यहाँ पर भी ये प्लस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इसको लिखेंगे रूट 5 अपान में 76। अब आप कंपेयर करिए a प्लस बी रूट 5 से, तो देखो a की जगह में आ जाएगा 47 अपान 76। तो देखो हमें अगर ये नहीं भी आता है तो पहले से हम पता लगा लेंगे, पहले a की वैल्यू 47 अपान 76 आएगी, तो देखो किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही। b की कंपैरिजन करेंगे अगर हम b रूट 5 से, तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, तो b की वैल्यू 1 अपान 76 आएगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन केवल पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो ये संशोधन नंबर था दोस्तों 73, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कहीं पर ईयर पूछ ले कि कब हुआ था, तो ये संशोधन हुआ था 1992 में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये पूछा जाता है। हालांकि इनमें संशोधन तो नहीं मिला अब तक, लेकिन ये एक बार पूछा गया था दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1988 में। और इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कर दी गई थी। कितनी, ये मैं आपसे पूछता हूँ, इसी संशोधन के तहत किया गया था। पहले मतदान की आयु 21 थी और अब घटा करके कितनी कर दी गई है, आप लोग बताना। मैंने बाकी सारी चीजें बता दी है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, और उसके तहत मतदान की आयु को कम किया गया था। ये पूछा गया था एक बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर कहीं पर आ जाए तो आप देख लेना। हालांकि ये सेम क्वेश्चन नहीं आया था, ये आया था जो मैंने बताया 61वां संविधान संशोधन पूछा था, जबकि यहाँ पर पूछा है 73वां वाला। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, तो ये है दोस्तों पेरियार में। ठीक है, और ये कहाँ पर है, केरला में है, यानी कि केरल में। पूछ लिया जा सकता है कि इडुक्की पेरियार नामक कहाँ पर बनाई गई है, कौन से राज्य में, तो ये है केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अब ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा हस्ताक्षर किए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सहतूत बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों दोनों के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर बनाया गया है सहतूत बांध, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक ही नदी है जो कि सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम वहीं से होता है, तो वो आती है उधर से ही। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर, और नीचे करके ऐसे ही दिया है 759 गुणे और ऐसे करके। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर 759 को मैं ए मान लेता हूँ, 759 को, और बी मान लेता हूँ 253 को, ये 253 लिखा हुआ है,
253, ठीक है। तो आप बताओ जरा, यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। पहले आप नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप याद रखो केवल ऊपर वाला ही करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ क्या आएगा आपके हिसाब से। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और ठीक वहीं पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें से प्लस लगा था बीच में, तो अगर आप ऐड करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये तो पूरा हट जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार। तो मैं कहता हूँ 2, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। अब इसको अभी लिखा रहने दो। अब नीचे देखो, हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में a को हमने 759 को a माना था, तो a लिखा है और यहाँ पर भी a लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। और 253 को b माना था, तो देखो b गुणे b यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाला। तो मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आप बताओ जरा कि ऊपर वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल हमारे पास 2 बचेगा। तो बस ऑप्शन हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने 759 इसका तो कोई यूज किया ही नहीं, तो यूज नहीं करना, हमें थ्योरम ही बन रही है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, तो हमें थ्योरम ही समझना है कि जब थ्योरम से ही कट जाएगा या आगे चलकर तो हम पहले ही उसको कट कर दें। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी, यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या था जब 1983 में सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो ये था दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो भी संबंध हो, जो भी शक्तियां हैं, उनके संतुलन की जांच करी जा सके और परिवर्तनों का सुझाव भी दिया जा सके, यानी कि कुछ चेंजेस अगर करना है तो दोनों मिल करके आपस में समझौता करें और जो भी क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मशविरा करके, परामर्श लेकर के वो आपस में परिवर्तन कर दें। जैसे आप देखते होगे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसमें राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में ये हुआ था सरकारी आयोग। अब देखो दोस्तों, जो सरकारी आयोग होता है इसमें कुछ सदस्य भी होते हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और 5 कैबिनेट मंत्री और भी इस पे लिए जाते हैं। और साथ ही जो 9 मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग राज्यों से, वो अंतर्राज्यीय जो सचिवालय होता है उसकी सहायता से होते हैं, सहायता करने के लिए। तो ये 9 अलग से होते हैं। तो इतने सारे लोग मिलकर के यहाँ पर सरकारिया आयोग में रहते हैं हमेशा। अगला, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो इसके जो संस्थापक थे कह सकते हो, ये हेनरी विवेजियन डेरोजियो हैं। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और ये आंदोलन दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था तकरीबन 1826 से लेकर के 1831 के आसपास हुआ था ये, ठीक है। और इस बीच ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हेनरी डेरोजियो जो थे वो कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था वहां पर ये शिक्षक थे, टीचर थे वहां पर, तभी यहाँ पर ये आंदोलन कराया था उन्होंने। और ये आंदोलन इसलिए था ताकि बौद्धिक और सामाजिक जो सुधार हैं उनको बढ़ावा मिले और उनमें सुधार हो सके, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और वो सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी जो क्रांति थी उससे ये कह सकते हो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे सबसे ज़्यादा कौन, डेरेजियो। ये पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी दोस्तों वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये याद रखना क्योंकि दोबारा ये बुक पूछी जा सकती है। हालांकि मुझे ये अभी क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए। तो वी आर डिस्प्लेस्ड ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको मलाला ने लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी WC बनर्जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और 1-2 बार नहीं कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। घूम घूम कर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब ये पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ है, तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है 1885 में। लेकिन आप ये बताना कि कौन से शहर में इसका अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था।
उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा मनमोहन राय की मदद की थी। तो ये थी दोस्तों किया था डेविड हेयर ने। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, 900 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि अगर ब्याज की जो दर है 3% और बढ़ा दी जाती तो कितना और एक्स्ट्रा मिलता हमको, कितना रुपए हो जाता हमारे पास। अभी तो 1134 है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमें ये तो पता है कि 4 साल का 1134 हो गया है, 900 जमा किया था 1134 हो गया। अब 3% बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट ये कर दो कि यहाँ पर 900 रुपए है हमारे पास, धनराशि तो वही है। अगर 900 रुपए होता 3% के हिसाब से 4 साल के लिए गुणे में 100 कर दो आप, डबल जीरो से डबल जीरो कर गया, 4×3 12 और 12×9 108, यानी कि एक्स्ट्रा हमें कितने मिलते, 108 रुपए मिलते। और अभी कितने मिल रहे हैं, कुल 1134। तो मैं लिखता हूँ 1134 रुपए और 108 और जोड़ दो आप उसमें, तो ये हो जाएगा 8×4 = 12, 3×1 = 4 और 2 1242। तो टोटल धनराशि दोस्तों हो जाती है हमारी कितनी, 1242। लेकिन कब, जब 3% की वृद्धि होती तो 1242 सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ देख सकते हो आप। तो शॉर्ट ट्रिक से हमने कितना जल्द सॉल्व कर लिया, ऐसे ही आपको करना है। एक निश्चित कूट भाषा में डिफेक्ट को FEDTC ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में देयर्स को कैसे लिखेंगे। तो देखो जरा मैं इसको जूम करता हूँ, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो डी को F लिखा गया है, तो आप देखो जरा कि डी है कहाँ पर, डी है यहाँ पर, फिर E है, फिर F है, यानी कि DEF। इसको क्या लिख दिया है, FED, यानी कि स्टार्टिंग के तीनों को पलट कर लिख दिया गया है। तो वैसे देखो टीयर्थ लिखा है, तो यहाँ पर देखो DEA, ठीक है, और पूरा ही मैं सब लिख देता हूँ DERTH ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो स्टार्टिंग के अगर हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DEA लिखा था तो हो जाएगा अब AE और D हो जाएगा। तो आप बताओ AED किस में है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा में है, तो ये 3 4 नंबर तो कट ही गए। अब आगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है ECT और यहाँ पर क्या गया है TCE, यानी कि इसको भी उल्टा ही कर दिया गया है, ठीक है। तो आप भी इसको उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, HTR हो जाएगा, यानी कि HT और R इनको उल्टा कर दिया, इसको पीछे से और इसको भी ऐसे कर दिया है। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले यानी कि फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ये मुक्त जीवन अपना जीते हैं और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, और यहाँ तक कि जो अभी हाल ही में टेक्नीशियन का पेपर हुआ उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे। तो ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। शिशु मृत्यु दर या IMR क्या है, तो ये है दोस्तों कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए, यानी कि कोई भी साल है उस पूरे साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में, यानी कि 1 साल से कम उम्र जिनकी रही हो, मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि टोटल अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है 1 साल के अंदर अंदर, वो इनका अनुपात होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी में बना हुआ है, तो ये है दोस्तों महानदी में बना हुआ है हीराकुंड बांध। और ये है कहाँ पर, तो ये है उड़ीसा में। ये कई बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी आया है, तो याद रखना, क्योंकि बांध वगैरह आप जरूर पढ़ लीजिए कौन सी नदी में बना है और कौन से राज्य में बना है, यानी कि बांध, नदी और राज्य, ये 3 चीजें आप जरूर याद रखना। तो अपना पेन कॉपी में ये टॉपिक भी नोट कर लीजिए कि हमें पढ़ना है बांध, नदी और राज्य। तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया आपको। दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 50 तक के। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप बाकी सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। और सिर्फ
जनरलाइज हमने सभी को लगा दिया है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर ग्रुप डी का भी आ रहा है, उसका करवाइए। तो ग्रुप डी के हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से, रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। और अभी बहुत सारे पार्ट्स करवाने बाकी हैं, जिनको हम धीरे धीरे करके और भी करवा रहे हैं ग्रुप डी के भी। और मैथ की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, जनरल नॉलेज की मिल जाएगी। तो आप एक बार चैनल में विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट है। और साथ ही अभी जो टेक्नीशियन का पेपर हाल ही में हुआ है, वहां पर हमने रिव्यू लिया है, और रिव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए कैंडिडेट्स ने खुद ही बताया था। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एग्जाम रिव्यू के नाम से, वहां पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करे हैं, हमने उन सबके जवाब दिए हैं, तो आप भी कमेंट्स करेंगे, आपको भी रिप्लाई अवश्य मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो उड़ीसा की अभी बात हो रही थी, तो उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो अगर आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगली वीडियो के, क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।